हाय फ्रेंड्स, आप सभी के फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का 4th चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसके मूल कितने होते हैं और द्विघात समीकरण के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन मेथड की आवश्यकता पड़ती है। आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा डिटेल इस द्विघात समीकरण के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट शुरू से एंड तक देखना, ठीक ना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। तो आइए सबसे पहले हमें ये समझते हैं कि द्विघात समीकरण का ओरिजिनल परिभाषा क्या होता है। आपने बहुत जगह पढ़े होंगे द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक ना, लेकिन हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट बता देंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, किस तरीके का होता है और कितने इसके फॉर्म होते हैं और द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से होते हैं, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, फिर द्विघात समीकरण के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन विधि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। देखो यहाँ पे इसका जो नाम है, इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है, हिडन है, हाइड है इसका परिभाषा कि ऐसा समीकरण जिसके चर की घातों की अधिकतम संख्या 2 हो। कितनी हो? 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा इक्वेशन जिसके चर की अधिकतम घात यानी कि चर के घातों की अधिकतम संख्या, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन लिखा गया है और यहाँ पे इसका चर क्या है, x है और x का अधिकतम घात यहाँ पे कितना है, तो 2 है। तो जब भी किसी भी इक्वेशन के चर का अधिकतम घात 2 होगा तो हम उस इक्वेशन को क्या नाम बोलेंगे, द्विघात समीकरण। यानी घातों की संख्या 2 होगी तो हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक, और यहाँ पे द्विघात समीकरण के 2 एग्जाम्पल दिए जा चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सबसे पहले एग्जाम्पल है 2x² + 3x + 5 और सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे x² - 4x + 7 दिया गया है। अब हम ये समझते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है। तो किसी भी द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है x² + bx + c = 0। इस फॉर्म का कोई भी आपका इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन को हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। और यहाँ पे इसकी कुछ कंडीशन दी गई होती है जहाँ पे a, b और c अचर हैं। क्या है? अचर, यानी कि a, b, c वास्तविक संख्या हैं और a डज नॉट = 0। a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और x इसमें क्या है, तो चर है यानी कि अज्ञात। x का मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि जितना आप रखना चाहेंगे वो x का मान हो जाएगा। समझ गए पूरी बात? यहाँ पे हमने सबसे पहले समझा दिया द्विघात समीकरण का परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल कैसे होता है और द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है और इसका भी यहाँ पे a, b, c का क्या महत्व है, ये भी हमने पूरा बता दिया। अब हम ये समझते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कुछ मूल होते हैं। ठीक, तो द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 मूल होंगे। अगर समीकरण अगर द्विघात का होगा तो उसके 2 मूल होंगे। अगर त्रिघातीय समीकरण होगा तो उसके 3 मूल होंगे। चतुर्थ घात वाला समीकरण होगा तो उसके कितने मूल होंगे, तो 4 मूल होंगे। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं जो कि समीकरण को संतुष्ट करते हैं और यही जो दोनों मूल होते हैं वो क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। समझ गए? तो यहाँ पर हमने माना जो पहला मूल है इसका अल्फ़ा और जो इसका सेकेंड मूल होगा इसका बीटा मान लिया, अल्फ़ा और बीटा। और यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है x² + bx + c = 0। ये तो आपका द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और इसी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकालेंगे और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मूलों का योगफल का फार्मूला होता है, इसे आपको याद रखना है कि -x का गुणांक, यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे जो x है इसका गुणांक, तो यहाँ पे अभी x का गुणांक क्या है, b, यहाँ पे क्या हो जाएगा -b और बटे में क्या कर देना है, x² का गुणांक, तो -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, ये आपका हो जाएगा मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या बन के आ जाएगा फाइनली, -b/a। तो -b यानी कि ये वाला अचर पद और बटे में a से भाग कर दो, मूलों का योगफल निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं मूलों का गुणनफल का फार्मूला। तो मूलों का गुणनफल का जो फार्मूला निकल के आता है, अचर पद जो कि यहाँ पे c दिया गया है और बटे में क्या है, x² का गुणांक यानी कि c/a
ये आपका क्या आ जाएगा, मूलों का गुणनफल। अब इसी पे एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाएगा। आइए इस पे क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। यहाँ पे देखो इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन आएगा बोर्ड के पेपर में कि समीकरण 2x² + 3x + 5 के मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल ज्ञात करिए। तो हमारा इक्वेशन कितना दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है 2x² + 3x + 5 = 0। ये आपका क्या है, इक्वेशन है। और इसी इक्वेशन का क्या करना है, मूलों का योगफल निकालना है। तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। अब यहाँ पे देखो x का गुणांक क्या है, तो 3 है, तो 3 के पीछे माइनस लगा लो। तो -3 बटे में x² का गुणांक क्या है, तो 2 है, तो -3 बटे में 2, एक ये निकल के आ गया। अब मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। मूलों का गुणनफल की इसका फार्मूला क्या होता है, अचर पद क्या है, अचर पद बटे में x² का गुणांक। ठीक, अब अचर पद यहाँ पे क्या है, तो लास्ट वाला 5 और बटे में x² गुणांक अभी मैंने बताया 2। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पक्का पूछा जाएगा, ठीक ना। अब ये समझते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के विविधकर और मूलों की प्रकृति किस प्रकार से आप निकालेंगे, यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण का विविधकर क्या होता है और मूलों की प्रकृति किस तरीके से इस विविधकर पे लागू होती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा गया है x² + bx + c = 0। और कभी भी विविधकर को हम d से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, d से। तो d = होता है इसका फार्मूला b² - 4ac। ठीक, ये पूछ देगा इसका विविधकर आप निकाल के दिखाओ, तो d बराबर निकाल दोगे b² - 4ac। b का मान यहाँ पे 3 है और -4 × a का मान यहाँ पे 2 है और c का मान 5 है। इस तरह से आप निकाल लेना। ठीक, ये आपका हो जाएगा फार्मूला विविधकर का कि d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac। इसे आपको याद रखना है। समझ गए पूरी बात। अब देखो किसी भी विविधकर की 3 कंडीशन होती है जो कि मूलों की प्रकृति पे लागू होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले ये d होगा जो 0 से बड़ा होगा। तो जब d यानी कि विविधकर जो आपका 0 से बड़ा होगा तब मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो जो उसके मूल होंगे, जो दोनों मूल होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी कि मूल उसके भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, मूल उसके अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक, जब d का मान 0 से बड़ा होगा, d का मान 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5। ठीक, तो मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। और सेकंड कंडीशन ये बोलती है कि जब d का मान 0 आ जाए, यानी इस विविधकर का मान जब 0 आ जाएगा तब मूल कैसे होंगे, मूल आपस में बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। मूल आपस में बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। समझ गए। लेकिन तीसरी कंडीशन ये आती है कि जब d का मान 0 से जब छोटा हो जाए तब मूल कैसे होंगे, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, ना वास्तविक होंगे ना कि समान होंगे। क्या होंगे, तो मूल उसके क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। समझ गए पूरी बात। अब यहाँ पे देखो अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि किसी भी द्विघात समीकरण का हल निकालने के लिए आप किन किन मेथड का, किन किन विधि का प्रयोग करते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो द्विघात समीकरण के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब का सिलेबस निर्धारित किया गया है 3 नियम उसमें काम करेंगे। सबसे जो पहला नियम आएगा गुणनखंड विधि। अब यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया गया है और बोला जाएगा कि इस द्विघात समीकरण का हल आप गुणनखंड विधि से हल करके दिखाओ। तो कैसे हल करेंगे अभी इसको तुरंत बताएंगे। ठीक, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। ठीक, तो देखो फैक्टर करके इसका करना है। तो देखो करना क्या है, इस a और c में क्या करना है, आपस में गुणा करना है। इसे 6 में 2 से गुणा करना है। कितना आएगा बाबू, तो 6 दूना का 12 और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो -12 आ जाएगा। 6 गुणे -2 क्या आ जाएगा, -12। अब देखो 12 का फैक्टर इस तरीके से करना है कि गुणा करके 12 तो आ जाए
और घटा के -a का यहाँ पे देखो, यहाँ पे a का मान क्या है 6, b का मान क्या है -1, c का मान क्या है तो -2। इस तरीके से समझ गए। तो AC का मान कितना आ गया -12। और देखो यहाँ पे इस b का मान ऐसे तोड़ना है, ब्रेक करना है कि गुणा करने पे -12 और जोड़ने घटाने पे 1 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 और 3 को लेंगे। क्या करेंगे 4 और 3 को, देखो इसका फैक्टर करके अभी दिखाते हैं। 6x² यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पे कर देंगे -4 और +3 इंटू x -2 बराबर 0। एक को लिखने का तरीका, चूँकि यहाँ पे क्या कर देंगे हम -4 यहाँ पे इस तरीके से लेंगे। देखो 1 मिनट, 6x² -4 x +3x -2 = 0। इस तरीके से अब घटा दो या जोड़ दो, क्या हो जाएगा -x आ जाएगा आपका। अब हम करेंगे क्या, यही आपका क्या करना था, फैक्टर करना था, गुणनखंड हो गया। अब हमें ये करना है कि x कॉमन ले लेना है। देखो क्या कॉमन हो रहा है, इसमें 2x कॉमन हो जाएगा, तो 2x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो 2x जब कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3x -2 बच जाएगा। और यहाँ पे +1 कॉमन ले लोगे तो 3x -2 बच जाएगा बराबर 0। ये कॉमन लेने वाला चीज़ आपने 9th क्लास में सीख रखा होगा, ठीक। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या बच जाएगा 3x -2 और यहाँ पे बच जाएगा 2x + 1 बराबर 0। अब एक बार दोनों को बारी बारी से 0 करते हैं तो क्या आ जाएगा 3x -2 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से बराबर का 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2/3, ठीक। अब इसको भी देख लेते हैं, x का मान क्या आ जाएगा 2x + 1 बराबर 0। तो 2x बराबर -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1/2। अब चूँकि ये कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, इसलिए x के मान 2 आएंगे। एक x बराबर 2/3 और x बराबर -1/2। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि का हल किया जाता है। जो आपका पहला यानी कि सेकंड चैप्टर है, इसी मेथड पे आधारित है पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक, समझ गए। अब चलते हैं इसके सेकंड विधि पे कि किस तरीके से द्विघात समीकरण का दूसरा विधि हल होता है। तो किसी भी द्विघात समीकरण का हल हम पूर्ण वर्ग बना करके भी कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है 5x² -6x -2 बराबर 0। अब इस इक्वेशन का करना क्या है, हमें हल करना है। आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखो हम ये करेंगे कि दोनों पक्षों में 5 से गुणा पहले करवा देंगे। 5 से गुणा करवा दो तो क्या हो जाएगा 25x² हो जाएगा, माइनस ये 30x हो जाएगा और माइनस ये 10 बराबर 0 हो जाएगा। इधर 5 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे a² + b² + 2ab या -2ab के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे। इसका यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिखने का तरीका देखो, इसको 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 30x को ब्रेक करो -2ab, तो -2 × a के जगह पे 5x रख दो, इंटू b के जगह पे कितना रखोगे कि 30 आ जाएगा। तो 2 × 5 = 10 और 10 × 3 = 30, यहाँ पे 3। तो a² - 2ab और यहाँ पे +b² लिख दो और -b² कर दो। तो +3 का वर्ग जोड़ दो और -3 का वर्ग घटा दो और ये -10 है तो -10 बराबर यहाँ पे 0 लिख दो। देखो इससे ये कट जाएगा तो फिर बात वही बराबर हो जाएगी, समझ गए पूरी बात। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सूत्र बन गया, a² - 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। a के जगह पे क्या है तो 5x और b के जगह पे क्या है तो 3 है। a - b का होल स्क्वायर इतना हो गया। अब इसको एक बार हल कर लो, ये कितना हो जाएगा -9 - 10 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा 5x - 3 का होल स्क्वायर माइनस ये 19 बराबर 0। अब देखो इस 19 को फेंक दो इधर, तो क्या हो जाएगा 5x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 19। अब स्क्वायर
वर्गमूल ले लो दोनों पक्षों में, क्या हो जाएगा 5x-3 बराबर रूट में 19। ठीक, तो जो ये +-19 होगा। अब देखो x का मान वेरी करेगा इस तरीके से, 5x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ± रूट में 19। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3 ± रूट में 19 और पूरे का डिवाइड कर दो 5। तो यहाँ से देखो एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, तो इसके दो मूल आ जाएंगे। जब प्लस लोगे तो x का मान आ जाएगा 3 + रूट में 19 बटे का 5 और एक बार माइनस लोगे तो क्या हो जाएगा 3 - रूट में 19 बटे का 5। इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन का दो मान आ गया। तो जब भी समीकरण आपका द्विघाती होगा तो दो मान आएंगे x के, समझ गए पूरी बात। अब देखो जब कभी कभी रूट में आता है तो उसको हम पूर्ण वर्ग से नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम सीधे सीधे किस मीडियम से करते हैं, किस विधि से हल करते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही महामंत्र टॉपिक आता है, श्रीधराचार्य विधि। इस पे किसी भी प्रकार का द्विघात समीकरण ब्रेक हो जाता है जब कभी भी किसी भी इक्वेशन का अगर गुणनखंड ना हो, अच्छा उसका पूर्ण वर्ग ना बनाए। ये इसकी लास्ट विधि होती है और इसका फार्मूला होता है x बराबर -b ± रूट में b² - 4ac/2a। समझ गए इतनी बात। तो ये आपको फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। और इसी इक्वेशन को बोला जाता है, इसी सूत्र को बोला जाता है द्विघाती सूत्र। क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र। इसे आप याद रखिएगा। अब चलिए श्रीधराचार्य जो विधि है इसका हम किस तरीके से हल करते हैं इसको भी समझ लेते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम करेंगे श्रीधराचार्य विधि से हल। समझ गए। चलिए तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे a बराबर क्या है। इस इक्वेशन में a बराबर 1 है, b बराबर -2 है, c बराबर -143 है। समझ गए। a x² का गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है और c जो यहाँ पे अचर पद दिया गया होता है वो चिन्ह के साथ यहाँ पे लिख देते हैं। समझ गए पूरी बात। अब देखो करना क्या है, हमें करना ये है कि इसको हम अच्छे से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम x का मान निकालने के लिए हम करेंगे क्या बाबू, तो हमें ये करना है कि x बराबर क्या आ जाएगा, फार्मूला लिखेंगे -b ± रूट में b² - 4ac और बटे का 2 × a। x बराबर -b। अब देखो -b के जगह पे आप क्या लिखोगे, तो जो यहाँ पे दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ठीक, -b के जगह पे क्या है -2, चूँकि इसको आप प्लस मानो, ठीक ना, यहाँ पे प्लस मान लो इक्वेशन में। ठीक, तो b बराबर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -2 ± अब b² यानी कि 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 -4 × a का मान 1 × c का मान 143 और 143 माइनस में, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 143 और बटे का 2 × a कर दो, a का मान 1 है। अब x का मान यहाँ से निकाल लो, क्या आ जाएगा -2 ± इसको जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4 और प्लस 143 में 4 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 4 × 12 का 2 और 4 14 42 1 43 बटे में 2। x बराबर हो जाएगा -2 प्लस माइनस ये आपका कितना आ जाएगा 400। यहाँ पे देखो 14 चौका 56 होगा, तो 56 और 1 57 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 57। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 576 बटे का 2 और 576 का रूट निकाल लो। x बराबर क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस कितना हो जाता है, ये 24 का वर्ग है बटे में 2। तो एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो तो क्या आ जाएगा, एक x का मान आ जाएगा -2 प्लस 24 बटे का 2। इसका निकाल लो कितना आ जाएगा, यानी कि 22 बटे का 2। तो 22 बटे का 2 यानी कि 11 आ जाएगा। और एक बार निगेटिव ले लो, x बराबर -2 - 24 और बटे का 2, तो यह हो जाएगा -26 बटे का 2 यानी कि x बराबर -13। तो x का मान एक ये आ गया एक ये आ गया।
इस तरीके से हमारे पास x के दो मान आ गए, एक आ गया 11 और एक आ गया -13। और x के ये दोनों मान इस इक्वेशन में रखोगे ना तो ये बराबर का 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये x क्या हो गया, एक x अल्फ़ा हो गया, एक x बीटा हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास समीकरण का दो मूल आ गया, अल्फ़ा और बीटा। ठीक, अल्फ़ा और बीटा का मान इसमें रखोगे तुरंत यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर देगा। आप इसका जांच भी कर सकते हो। तो ये कुछ हो गए थे द्विघात समीकरण के मेन टॉपिक जो आपको पेपर में इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे प्रश्नावली 4.1 से पहले आपको जानना ये ज़रूरी था। और प्रश्नावली 4.1 को करोगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, 4.2 को करोगे तो समझ में आ जाएगा, 4.3 को करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक ना, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो हमारा अगला लेक्चर आएगा प्रश्नावली 4.1 के बारे में आएगा। तो अगर आप चाहते हैं 4.1 को देखना तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।